नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और जैसा कि हम तकरीबन हर रोज इनसे बातचीत करते हैं देश की राजनीति के बारे में, तो आज भी हम इनसे देश की राजनीति में चल रहे घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे, एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। हरियाणा के चुनाव का तो काफी शोर चल रहा है और कल शायद प्रचार का आखिरी दिन है और एक चीज जो हर एक बात सामने आ रही है वो ये कि दलित वोट का मुद्दा वहां पर काफी मजबूती से उभर कर सामने आ रहा है। तो क्या हम ये माने कि हरियाणा की राजनीति में मौजूदा समय में एक बड़े समूह के रूप में दलित फ्लोटिंग वोट के रूप में है, जैसे हर कोई अपनी ओर खींचना चाह रहा है? आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? दलित फ्लोटिंग वोट के रूप में है, ये बात समझ में आती भी है और नहीं भी समझ में आती है। दलित हरियाणा के दलितों के वोटिंग बिहेवियर पे, वोटिंग व्यवहार जो है उसके ऊपर अगर हम गौर करें तो उसी संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। देखिए 2019 के चुनाव में दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट दिया था, कांग्रेस को कम वोट दिया था और दूने का फर्क था उसके बीच में, तकरीबन दूने का फर्क था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका उल्टा हो गया। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिला, कांग्रेस को उसके दूने से भी बहुत ज्यादा वोट मिला। यानी भारतीय जनता पार्टी करीब 25% वोट मिला, लेकिन कांग्रेस का वोट बढ़ के शायद 65% से ज्यादा चला गया दलितों का वोट। तो इससे सीधा लगता है कि दलितों के भारतीय जनता पार्टी के प्रति रवैये में जबरदस्त परिवर्तन आया। और अब आखिरकार वो कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से दलित दोबारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौट जाएंगे? तो कोई कारण आपको एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर दिखता हो तो आप बताइए। मैं भी एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर इस बात पर गौर करना चाहूंगा कि भाई दलित क्यों आखिरकार कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की तरफ लौट जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर तो माहौल इस प्रकार का है कि सभी जगह दलित कांग्रेस को अपनी पार्टी के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि दलितों की जो पुरानी पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसकी राजनीतिक छवि में गिरावट आई है। हम लोग देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में उसकी क्या हालत है, और दूसरी जगहों पर तो दलितों की ऐसी कोई मजबूत पार्टियां हैं नहीं। और दलितों की एक और नई पार्टी जो बनी है आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर जी की पार्टी जो है, उसकी अभी ऐसी कोई साख उत्तर प्रदेश में नहीं। एक छोटे से इलाके को छोड़कर जहां से उन्होंने सांसद का चुनाव जीता है नगीना से, और कहीं उनकी साख है नहीं उस तरह की। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी उनका कोई प्रभाव क्षेत्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में और लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी को दलित आमतौर पर वोट नहीं देते थे। कांग्रेस के साथ गठजोड़ के चलते दलितों के वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को भी मिले, कांग्रेस के जरिए कहूंगा वो वोट मिले। तो इसका मतलब है कि इस वक्त सारे देश में दलित वोटों की अगर कोई वाहक, अगर कोई संभावित वाहक या संभावित वाहक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा के वोटर, हरियाणा के दलित वोटर इस रुझान के बिल्कुल विपरीत जाकर भारतीय जनता पार्टी में अपनी वापसी क्यों करेंगे? तो ये एक सवाल है जिसके ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। दूसरे, अगर आप देखें कि दलित वोटों का कांग्रेस भाजपा से अलग होना मेरे ख्याल से 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहीं से शुरू हो गया था, क्योंकि उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग प्रतिशत के अंदर बहुत जबरदस्त गिरावट आई थी। करीब 58% वोट उन्हें लोकसभा में मिला था, उसमें से 25% से ज्यादा वोट गिर गया विधानसभा चुनाव में। मेरा मानना यह है कि उसमें दलित वोट भी बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए होंगे, क्योंकि उसके बाद से ही लगातार दलित वोट सारे देश में कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। वैसे भी मैं ये मानता रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर दलित वोट वैसे भी कांग्रेस के साथ ही ज्यादातर जाता रहा है, क्योंकि हम लोगों की निगाह में उत्तर प्रदेश और बिहार मिला के 120 सीटें हो जाती हैं और 120 सीटों में कांग्रेस की कोई खास दावेदारी बनती नहीं है। तो हम लोग उसको ध्यान में रखकर उस दलितों के उस वोटिंग व्यवहार को पूरे देश में प्रोजेक्ट करके वहां से नतीजा निकाल लेते हैं। जबकि देखा जाए तो दूसरी तमाम जगहों पर दलित कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। पूरे दक्षिण भारत में दलित कांग्रेस के साथ ज्यादा है, कर्नाटक में कांग्रेस के साथ दलित है, ओबीसी भी है कांग्रेस के साथ में। तो ये एक ऐसी स्थिति है, इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए ये निर्णय लेने से पहले कि क्या दलित भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस जा सकता है। बावजूद इसके कि दलितों की जो कांग्रेस की नेता हैं कुमारी सैलजा,
जो स्थापित नेता हैं और बड़ी प्रतिष्ठित नेता हैं कांग्रेस की, वो इस वक्त कुछ खफा चल रही हैं और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो उम्मीदवार हैं उनका चुनाव प्रचार करने से उन्हें कुछ परहेज है। ये बात बिल्कुल सही है। राहुल गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद वो अपनी तरफ से वो परहेज दिखा रही हैं। जैसे कि वो कहीं उन्हें जाना हो किसी उम्मीदवार के यहाँ प्रचार करने के लिए और वो हुड्डा के खेमे का है, तो ऐन मौके पे किसी बहाने से कि हमारा ये कार खराब हो गई, हमारा हेलीकॉप्टर खराब हो गया, वो वहां पर नहीं आएंगे, वो सभा उनकी कैंसिल कर देनी पड़ती है। तो इसके बावजूद मैं मानता हूं कि दलित वोटों की पहली प्राथमिकता कांग्रेस होगी, क्योंकि हवा भी कांग्रेस के पक्ष में है, जीतती हुई भी कांग्रेस लग रही है। ऐसे में दलित वोट इस तमाम चीजों का और पूरा दलितों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को वोट दिया है दलितों ने। ऐसे में ये मानना कि भाजपा के पर सिर्फ वापस चले जाएंगे, ये मुझे उचित नहीं लगता। हालांकि राम रहीम को जेल से रिहा करना एक अपने आप में न्याय का मजाक उड़ाने वाला कदम ही मान सकते हैं हम उसको, और हास्यास्पद कदम भी है, दुर्भाग्यपूर्ण कदम भी है। लेकिन यह माना जाता है कि राम रहीम के जो अनुयायी हैं आमतौर पर समाज के वंचित तबके के लोग हैं, दलित हैं, लोअर ओबीसीज हैं। तो क्या ये कारक कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर तगड़ी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी को लाभ दे सकता है? देखिए, अभी पिछले जब से राम रहीम बलात्कार और हत्या के आरोपों में जेल काट रहा है, उस वक्त से आप देखिए कि जब भी चुनाव से पहले उन्हें छोड़ा गया है, वो भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं पहुंचा पाए। अभी लोकसभा चुनाव से पहले भी छोड़ा गया था उनको, तब भी उनसे उम्मीद थी कि वो दलितों के वोट और अपने जो कमजोर वर्गों के वोट ही डेरे में आते हैं, उनकी शिष्य मंडली उसी में से होगी, मैं मान के चलता हूं, तो वो भाजपा की तरफ वो कर देंगे उन वोटों को। लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मुझे नहीं लगता कि अब उनके अंदर ऐसा कोई राजनीतिक प्रभाव है कि वो चुनाव को उनका उनका फतवा जो है ना, वो चुनाव को पलट दे। मुझे मुश्किल लगता है। अपनी तरफ से कोशिश वो लोग करेंगे और भाजपा ने इसी मकसद से उन्हें पैरोल भी दिलवाई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क पड़ेगा। एक चीज जो आपने कही कि कांग्रेस की तरफ राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का रुझान है, तो उसका हम सबसे बड़ा कारण क्या माने? क्या बहुजन समाज पार्टी की विफलता इसका सबसे बड़ा कारण है, या इसका श्रेय हम कांग्रेस अध्यक्ष को दे सकते हैं? कौन से कारक है जिन पर हम इस चीज की समझ कायम भाई, करें? जब मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का रुझान उसकी तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, तो मैं साथ में ये भी तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर मोटे तौर पर दलित कांग्रेस को वोट देना अपनी प्राथमिकता मानते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये चीज सबसे ज्यादा उभर के आई कि दलितों ने कांग्रेस को वोट देना अपनी प्राथमिकता बनाया और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ दिया। न केवल जाटा वोटों ने छोड़ दिया, पासी वोटों ने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। जाटा वोट अगर मायावती के साथ नहीं गए तो वो भाजपा में नहीं गए, वो कांग्रेस में जाना पसंद किया। पासी जो आमतौर पर भाजपा को वोट देते थे, उन्होंने भी भाजपा को वोट नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति बताती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ के कांग्रेस पहले भी दलितों में लोकप्रिय थी और अब लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी लोकप्रिय होती हुई दिखाई दी। बिहार में वो कितनी लोकप्रिय हुई है ये अगले विधानसभा चुनाव में भी मालूम पड़ेगा। और देखिए, इस लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष का जो प्रदर्शन रहा है, उम्मीद के मुताबिक तो नहीं रहा, लेकिन 2019 के मुकाबले तो अच्छा रहा है वहां भी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना भी इसके अंदर एक कारण हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वही प्रमुख कारण होगा। मुझे लगता है कि दलितों की जो अपनी पार्टियां और अपनी जत्थेबंदियां थी, उन जत्थेबंदियों के से निराशा जो है वो भी दलित वोटरों को कांग्रेस की तरफ जाने के लिए प्रेरणा देती है, क्योंकि दलितों को लगने लगा कि ये तो बहुत ज्यादा अवसरवादी किस्म की जमातें हैं, मतलब जो है कोई ठिकाना नहीं है इनका। अब जैसे मायावती का जो इस वक्त रवैया है, उस किसी दलित से पूछिए आप जो राजनीति से सुपरिचित हो, राजनीति की समझ रखता हो, तो वो बड़ा उसके लिए मुश्किल होगा इसकी व्याख्या करना। मायावती की प्रति पूरी हमदर्दी रखते हुए भी वो बहुत ज्यादा मायावती के रवैये की तरफदारी नहीं कर पाएगा। तो ये मुश्किल है। अगर मायावती ये ठीक से अपनी राजनीति चलाती और स्वतंत्र दावेदारी उनकी कायम रहती मायावती की, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता। मायावती ने अकेले दम पे भी उत्तर प्रदेश में बहुमत प्राप्त किया है, कितने बार वो
मुख्यमंत्री बन चुकी हैं वहां पर। और पिछले 19 के चुनाव में ही देखिए उन्होंने 10 लोकसभा सीटें जीती थी मायावती ने। धीरे धीरे करके पिछले विधानसभा चुनाव में उनको 1 सीट प्राप्त हुई मायावती को, बताइए। तो ये परिस्थिति बताती है, शायद 1 भी सीट नहीं प्राप्त हुई या 1 सीट प्राप्त हुई। ये परिस्थिति बताती है कि दलितों की जो अपनी पार्टियां हैं, इनको दलित अपनी पार्टी समझते थे, वो राजनीति की कसौटी पर खरे उतरने में कामयाब नहीं हुई है। शुरू में उन्होंने सफलता हासिल की, दलितों ने उत्साहपूर्वक उन्हें समर्थन दिया, लेकिन धीरे धीरे करके बाजी उन्हीं के अपने गलतियों से उनके हाथ से निकलती चली गई। और इसके बाद उनके पास, दलितों के पास क्या विकल्प है? कांग्रेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है उनके पास, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दलितों की स्वाभाविक पार्टी साबित नहीं कर पाई है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पर जाटव लोगों का दबदबा था, तो इसकी प्रतिक्रिया में गैर जाटव वोट जो है वो भाजपा की तरफ, गैर जाटव वोटों ने भाजपा की तरफ कुछ दिनों के लिए हमदर्दी से देखा था। लेकिन धीरे धीरे करके खुद जाटव वोटों का ही जब समर्थन बहुजन समाज पार्टी को कम मिलना शुरू हो गया, तो जाटव बनाम गैर जाटव की बात ही खत्म हो गई। एक जो हरियाणा के इन चुनाव में दिख रहा है और बाकी पिछले कई चुनाव में भी दिखता है कि एक लाभार्थी बनाने की कोशिश होती है और कई सारे दल लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी काफी कुछ किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। कांग्रेस ने कहा कि हम महिलाओं को 20,000 देंगे, तो भाजपा ने कहा कि हम 2100 देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो लाभार्थी बनाने की कोशिश 5 किलो अनाज देने के माध्यम से उत्तर प्रदेश में की गई, वो हरियाणा में भी की गई और वहां पर इसका सबसे ज्यादा लाभ समाज के गरीब तबकों को ही मिला होगा, जिसमें फिर से दलित होंगे या लोअर ओबीसीज होंगे। तो अगर वो लोग भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे हैं, तो क्या अब हम निर्णायक रूप से कह सकते हैं कि लाभार्थी की जो बात कही जाती थी 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अब वो एक पिटी पिटाई चीज बन चुकी है? देखिए, लाभार्थियों का जो पूरा संसार रचा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख हाथ है, और योजना तो कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन भाजपा ने उसको बड़े तत्परता से लिया और लाभार्थियों की एक दुनिया बसाई। उसको देखते हुए जो विपक्ष के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपनी अपनी लाभार्थियों की दुनिया बसाई। तो और लेकिन उसके पीछे मकसद क्या था असली? मैं ये मानता हूं कि लाभार्थियों की इस दुनिया बसाने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय निर्देश थे। निर्देश कोई उस तरह से, जैसे हम लोग निर्देश कहते हैं, उस शक्ल में नहीं आते। ये आर्थिक सुझावों के रूप में आते हैं सामने, और समझ में आ जाता है जो आर्थिक नीतियां बनाने वाले लोग हैं कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। सब लोगों को पता था कि जो अर्थनीति चल रही है उसमें लोगों की आमदनियां घटेंगी, रोजगार छिनेंगे, नए रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे, समाज में कुछ लोगों की समृद्धि बहुत बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों की समृद्धि में ना के बराबर ही बढ़ोतरी होगी, या बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं होगी, या समृद्धि गिरेगी। इस प्रकार का संकट पूरे समाज में पैदा होगा। समाज का ये संकट पूरे व्यवस्था के खिलाफ लोगों को खड़ा न कर दे, इसके लिए इस प्रकार के सजेशंस, सुझाव दिए गए थे कि आप एक जनधन खाते खोलिए और उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजनाएं बनाइए और बड़े पैमाने पर लाभार्थियों को बनाइए, बेनिफिशियरीज को बनाइए, तैयार कीजिए। इससे क्या होगा कि इस व्यवस्था के खिलाफ जो एक बड़े पैमाने पर नाराजगी पैदा होने का अंदेशा है, ये अंदेशा मंद हो जाएगा। और मतलब ये नाराजगी तो पैदा होगी, लेकिन लोगों की नाराजगी इतनी तीखी नहीं होगी कि लोग डंडा लेके सड़क पर निकल पड़े और एक तरह से उत्पात शुरू हो जाए। फूड राइट्स, भोजन के लिए दंगे होने लगे हैं, पानी के लिए दंगे होने लगे हैं, नौकरी के लिए दंगे होने लगे हैं, बेरोजगार हिंसक होकर बिफर पड़े। ये सब ना हो, इसको रोकने के लिए ये लाभार्थियों की दुनिया प्रस्तावित की गई थी, और इसीलिए इस तत्परता के साथ में जितने भी सत्ताधारी थे, पक्ष के हों विपक्ष के, उन्होंने इसे अपनाया। अच्छा, इसको अपनाने के बाद इन लोगों को लगने लगा, कम से कम भारत में तो लगने ही लगा, विदेशों की बात मैं नहीं जानता हूं, कि ये लोग हमारे वोटर भी हैं, क्योंकि हमने इनको राहत दी है, इसलिए हमसे खुश होकर हमें वोट देंगे। शुरू में जो आंकड़े आए, उससे लगा भी कि लाभार्थी इधर इधर झुक सकते हैं, जिन्होंने उन्हें राहत दी है, जिन्होंने लाभ पहुंचाया है, उसके लिए उसके वोटर भी बन गए स्वाभाविक रूप से। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता टीवी मंचों पर बिल्कुल घोषणा पूर्वक कहते थे कि हमने इतने इतने हजार करोड़ रुपए बांट दिए हैं, भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, इसलिए हमें वोट मिलेंगे इसके, हम हार ही नहीं सकते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई जगह पे जीत भी रही थी, तो ये लगता भी था कि ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने उत्तर प्रदेश की एक अंदरूनी अंदर ही लोगों को सर्कुलेशन के लिए एक रिपोर्ट तैयार की,
उस रिपोर्ट में उन्होंने माना कि लाभार्थियों ने सरकार की तारीफ बहुत की, लेकिन हमें उतने वोट नहीं दिए जितने वोटों की हमें उम्मीद थी। वो पहली बार एक स्वीकारोक्ति सामने आई कि लाभार्थियों को वोटर समझना जो है वो एक तरह की भूल भी हो सकती है। अब लाभार्थियों में ये तो हो नहीं सकता कि आप केवल भाजपा समर्थकों को ही लाभ पहुंचाएं, या केवल उन लोगों को लाभ पहुंचाएं जिनको भाजपा मानती है कि हमारे समर्थक बन सकते हैं। भाई, लाभार्थियों में तो बहुत सारे मुसलमानों को भी लाभ पहुंचा है, बहुत सारे जाटुओं को भी लाभ पहुंचा है, बड़े पैमाने पर यादवों को भी लाभ पहुंचा होगा, भाजपा को वोट न देने वाले समुदायों को भी लाभ पहुंचा होगा बड़े पैमाने पर। तो वो सब तो वोट केवल इसलिए भाजपा को नहीं मिल सकते हैं क्योंकि भाजपा ने उनको लाभार्थी बनाया। या इसी तरह जो गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है इसी तरीके से। अब अगर लाभार्थियों के वोटों से ही चुनाव जीता जाता होता तो चंद्रशेखर राव तेलंगाना में चुनाव इतनी बुरी तरह क्यों हारते? चंद्रशेखर राव उन मुख्यमंत्रियों में से उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लाभार्थी बनाए और बड़े उत्साहपूर्वक बनाए और सारी हदों को तोड़ के बनाए उन्होंने लाभार्थी। उनकी बड़ी बड़ी चर्चा होती थी इस बात को लेकर कि उन्होंने जो जिस तरह की योजनाएं बनाई हैं वो उससे उनको राजनीतिक लाभ होगा। आपके ये जो है जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में, इन्होंने भी बड़े पैमाने पर लाभार्थी बनाए थे, लेकिन अब आप देखिए कि जो पार्टी सरकार में नहीं थी उसने उस पार्टी को हरा दिया जो सरकार में थी। इसी तरह आंध्र प्रदेश में जो पार्टी सरकार में नहीं थी उसने उस पार्टी को हरा दिया जो सरकार में थी। भाजपा केंद्र में सरकार में थी लेकिन उसका अपने प्रभाव क्षेत्र में 77 सीटें उसकी कम हो गई, जो कि बहुत बड़ी गिरावट थी। हिमाचल प्रदेश में जो विपक्ष था उसने सरकारी पार्टी को हरा दिया। पंजाब में एक बिल्कुल नई पार्टी ने सरकारी पार्टी को बिल्कुल धुआं उड़ा दिया उसका। इसका सीधा मतलब है कि लाभार्थियों का जो हथकंडा है वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा है। लाभार्थी कम से कम भारत की स्थिति बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी बनने से रोक रहे हैं। ये लाभार्थियों का जो प्रपंच पूरा रचा गया है ये बांग्लादेश और श्रीलंका बनने से भारत को रोक रहा है। और भी कारण है जो भारत को बांग्लादेश श्रीलंका बनने से नहीं रोकते, लेकिन लाभार्थियों का कारण भी उसके अंदर महत्वपूर्ण है, ऐसी मेरी मान्यता है। आज बिहार में जन स्वराज पार्टी का गठन किया प्रशांत किशोर ने। अच्छी खासी भीड़ थी, मैंने उस सभा को देखा और काफी जोश में नेता की तरह प्रशांत किशोर भाषण भी देते हैं। और उन्होंने एक दलित जाति के व्यक्ति को अपनी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और पवन वर्मा जैसे कई सारे लोग वहां पर दिखे, पुराने नेता, कुछ पुराने सांसद, विधायक। आपको इनकी पार्टी से क्या उम्मीद दिखती है? क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में कोई हस्तक्षेप कर पाएंगे? देखिए, किसी राज्य में कोई नई पार्टी तब उभर पाती है जबकि वहां की स्थापित पार्टियों के प्रति जनता में थकान पैदा हो गई हो। इस तरह की थकान दिल्ली में देखी गई थी जब आम आदमी पार्टी का उभार हुआ था। इसका दूसरा उदाहरण पंजाब है। पंजाब में इस तरह की थकान देखी गई अकाली दल और कांग्रेस के प्रति। भाजपा तो टक्कर में कहीं थी नहीं वहां पर, तो वहां पे आम आदमी पार्टी ने एक चुनाव में उम्मीद से कम और एक चुनाव में उम्मीद से ज्यादा प्रदर्शन करके दिखाया उन्होंने। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी वहां पर। इस तरह दिल्ली में भी एक चुनाव में उम्मीद से कम प्रदर्शन हुआ लेकिन दरवाजे में उसकी दस्तक थी। उसके बाद उसने दरवाजा धक्का मार के खोल दिया आम आदमी पार्टी ने और वो राजनीति के ऊपर जम गई। प्रश्न ये है कि क्या तेजस्वी यादव की पार्टी या नीतीश कुमार की पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों पार्टियों के प्रति बिहार का मतदाता थक गया है इनसे? वो कुछ किसी नई पार्टी की खोज कर रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल ये है जो प्रशांत जी को और प्रशांत जी के समर्थकों को पूछना चाहिए। क्या लोग इन पार्टियों से बोर हो गए और वो मतलब केवल इसलिए कि ये पार्टियां विफल हैं, ये जनता को राहत नहीं पहुंचा पा रही हैं, केवल यही कारण नहीं होता है। ये कारण तो होता ही है, लेकिन कुछ और भी होना चाहिए घटित। जैसे कि पंजाब के उदाहरण को आप देखें। पंजाब में अकाली दल जो है वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में बिल्कुल हाशिए पे चला गया था और उससे निकल नहीं पा रहा था अकाली दल में लोगों को संभावनाएं दिखना बंद हो गई थी। मतलब अकाली दल का जो जाट सिख प्रभाव क्षेत्र है, जो बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, बहुत शक्तिशाली प्रभाव क्षेत्र है, अकाली दल बहुत मजबूत पार्टी है। एक एक चप्पे में उसके प्रतिनिधि हैं मौजूद वहां पर पंजाब में। उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी उसकी वापसी हो सकती है, लेकिन उसका नहीं हो पा रहा था वापसी। तो वो उस तरह से उसके प्रति लोग एक तरह से लोगों ने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी।
कांग्रेस की हालत ये थी कि कांग्रेस का आलाकमान ही मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहा था, और कांग्रेस में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैली हुई थी, इतनी गड़बड़ी फैली हुई थी जो कोई सीमा नहीं थी। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन किसको, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पे जिनको थोपा जा रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू, वो उनको कहां से ताकत मिल रही है। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस सवाल थे। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी शहरों के हिंदू व्यापारियों से ज्यादा उसकी हद बढ़ी नहीं समर्थन की। तो वहां पे लंबे अरसे से ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी जिसमें एक नई पार्टी के उभार की गुंजाइश दिखाई पड़ रही थी, जिसको आम आदमी पार्टी ने अपनी कोशिश और परिस्थिति का लाभ उठाकर बड़ी सफलता के साथ में भरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल पंजाब के पैटर्न पे ही बिहार की राजनीति को समझाना चाहिए। दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रांत हैं, कोई समानता नहीं है दोनों के बीच में, है? लेकिन मैं केवल एक नमूना बता रहा हूं कि आखिरकार वो कौन सी जगह, कौन सी परिस्थिति होती है इसमें नई पार्टी का उभार मुमकिन होता है। कई नई पार्टियों ने बिहार की राजनीति में उभरने की कोशिश की। उसमें सीपीआई एमएल भी एक पार्टी है, पहले इंडियन पीपुल्स फ्रंट के जरिए, फिर बाद में इंडियन पीपुल्स फ्रंट के को भंग कर देने के बाद में सीपीआई एमएल अंडरग्राउंड थी, ओवरग्राउंड हो गई, वो भी उसने भी कोशिश की है? लेकिन ये सारी पार्टियां सेक्शनल पार्टियां, यानी छोटे छोटे समुदायों और छोटे छोटे इलाकों में अपने प्रभाव क्षेत्र बना के रह गई। कुछ जातियों की पार्टियां हैं, पासवानों की पार्टी है, मुसहरों की पार्टी है, कुशवाहों की पार्टी है, मल्लाहों की पार्टी है? उनके नेता हम सब लोग जानते ही हैं उनके नाम। तो इस तरह की पार्टियां तो हैं वहां पे बहुत सी, लेकिन वो बिहार की राजनीति को समग्र रूप से प्रभावित कर पाए ऐसा कुछ उनके क्षमता उन्होंने कभी प्रदर्शित नहीं की आज तक। तो ये देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशांत किशोर की पार्टी इस तरह की क्षमता प्रदर्शित करेगी? क्या इस प्रकार की क्षमता प्रदर्शित कर, क्षमता भले उसमें हो, लेकिन क्या जनता स्वीकार करेगी? क्या इस प्रकार की गुंजाइशें बिहार की राजनीति में है? ये सब सवाल हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। दूसरे, प्रशांत जी का जो अपना सामाजिक उद्गम है वो ब्राह्मण जाति के हैं, और बहुत मुद्दतों बाद बिहार में एक ब्राह्मण नेता ने अपने दम पर अपने कदम जमाए हैं, और इससे निश्चित रूप से बिहार के जो ब्राह्मण या ऊंची जात के मतदाता होंगे उन्हें प्रशांत किशोर एक आकर्षक प्रस्ताव के रूप में दिख सकते हैं, एक आकर्षक शख्सियत के रूप में प्रशांत किशोर दिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर दूसरी बिरादरियां कैसे उनके साथ जुड़ेंगी, क्यों उनके साथ जुड़ेंगी, ये चीज आपको एक शुरुआती पूंजी प्रदान कर देती है। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में बहुत से लोग आपसे थोड़ा अलगाव भी कर लेते हैं। बिहार की राजनीति तो बहुत ही कास्ट, जाति के प्रति काफी संवेदनशील राजनीति है। वहां पर आप किस जात के हैं, किसका आपको समर्थन मिल रहा है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये सब कैसे होगा, क्या होगा, ये एक बात है। आप देखिए, जब नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि वो शराबबंदी करेंगे, तो उनको बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में महिलाओं का समर्थन प्राप्त हुआ था। अच्छा, अब प्रशांत किशोर इसकी बिल्कुल उल्टी घोषणा करके आ रहे हैं कि वो जिस दिन सत्ता में आए उसके कुछ ही घंटे में वो शराबबंदी खत्म कर देंगे, क्यों उनका कहना है कि शराबबंदी लागू नहीं हो पाई ठीक से, उसमें बहुत गड़बड़ियां हैं, बहुत भ्रष्टाचार है, और मैं उनकी इस आलोचना से सहमत हूं। मेरा मानना है कि शराबबंदी एक बहुत आकर्षक बात है, जिससे शुरुआत में आपको वोट प्राप्त होते हैं, लेकिन बाद में वो आप शराबबंदी कभी भी कहीं भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि जब आप उसका एक कारण है, वो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपका कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो रहा है, उसका कारण बहुत ही एक तथ्यात्मक कारण है। तथ्यात्मक कारण ये है कि जब किसी प्रदेश में शराब पीना कानूनी होता है, गैर कानूनी नहीं होता है, उस वक्त भी कम से कम 45% शराब जो होती है वो गैर कानूनी क्षेत्र में बिक रही होती है। इवन यहां तक दिल्ली, सब जगह आप कहीं भी जाइए, अगर आप एक तखमीना लगाएं किसी विशेषज्ञ द्वारा, तो पाएंगे जितनी शराब सरकारी ठेकों से बिक रही है उससे ज्यादा शराब गैर कानूनी तरीके से बिक रही है। यानी एक शराब पीने का, शराब की बिक्री का एक गैर कानूनी इलाका उस वक्त भी होता है, और बहुत बड़ा इलाका होता है, जब शराब कानूनी रूप से बेचने की इजाजत होती है। जब आप पूरे शराब बेचने को ही गैर कानूनी घोषित कर देते हैं, तो केवल वो गैर कानूनी दायरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कि वो तो पहले से ही मौजूद है। जिस वक्त आप गैर कानूनी शराब पे पाबंदी लगा सकते, मतलब केवल गैर कानूनी शराब पे अगर आप पाबंदी लगाना चाहते, तो आपको उस वक्त लगानी चाहिए थी जब शराब आपके राज्य में कानूनी थी। इसलिए शराबबंदी
अमेरिका से लेकर भारत तक हमेशा विफल होने के लिए अभिशप्त है। गुजरात में 60 के दशक से शराबबंदी है। आप गुजरात के किसी भी इलाके में जाइए, अगर शराबबंदी नहीं होती तो दुकान पर जाना पड़ता आपको शराब खरीदने के लिए, लेकिन आपके घर पे लोग जाके शराब, सोडा और नमकीन तीनों चीजें जो आपकी मर्जी के मुताबिक आपको सप्लाई करके जाएंगे। ये मैंने खुद भी देखा है और बिल्कुल प्रचलित है। गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर शराब का उपभोग होता है। तो शराबबंदी विफल होने के लिए अभिशप्त है, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या शराबबंदी हटाने से आपको लोगों की हमदर्दी, वोटरों की हमदर्दी मिलेगी? ये एक और बड़ा सवाल है। तो कई इस तरह के सवाल हैं जिनका उत्तर प्रशांत जी को खोजना है और समय ही केवल उनके उत्तर दे पाएगा। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, जो कि मैं आज पूछना चाहूंगा, कार्यक्रम भले थोड़ा लंबा हो रहा हो, कि ये आमतौर पर जो मान लिया गया है कि एक जाति का नेता होगा और अगर वो जाति बड़ी है तो बड़ा नेता हो जाएगा। तो क्या ये नेताओं ने एक लोकतांत्रिक जो एक गणित होता है, वोट का गणित होता है, उसको बड़े आराम से स्वीकार कर लिया है और मेहनत करना कम कर दिया है? या फिर जनता ऐसी भी है कि अगर उनकी जाति का नेता नहीं है और अच्छे मुद्दे लेकर आता है तो उसको अपनाती है? और बिहार में भी हो सकता है, यूपी में भी हो सकता है, लेकिन शायद नेता उतनी कोशिश नहीं कर पाते हैं, ये हम कह सकते हैं। देखिए, बहुत से एक जमाना ये था, ऐसे कांग्रेस के ऊपर सब लोग मानते थे कि ब्राह्मण नेताओं का वर्चस्व है कांग्रेस के ऊपर, लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर गैर ब्राह्मण लोग भी वोट देते थे। भाई, दलित कांग्रेस को लगातार वोट देते थे, मुसलमान कांग्रेस को लगातार वोट देते थे, अन्य ऊंची जातियां भी कांग्रेस को वोट देना पसंद करती थी। केवल पिछड़ी जातियां 60 के दशक से हटती जा रही थी कांग्रेस से क्रमशः। अच्छा, आज भी ऐसे बहुत से नेता मौजूद हैं जिन्हें न केवल अपनी जाति के वोट मिलते हैं, बल्कि दूसरी जातियों में भी वो लोकप्रिय हैं। बहुत से नेता, कई नेता ऐसे हैं, बताने की इसमें कोई नीतीश कुमार खुद भी एक इस तरह के नेता हैं। उनकी बिरादरी तो बहुत छोटी है, लेकिन उन्हें अगर दूसरी बिरादरियों के वोट नहीं मिलेंगे तो नीतीश कुमार कैसे नेता रह पाएंगे? ऐसे बहुत से नेता होते हैं जिन्हें दूसरी बिरादरी के लोग भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और समय पड़ने पर अपना राजनीतिक समर्थन भी देते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी बिरादरी के ही लोग वोट नहीं देते तो आपको दूसरी बिरादरियों के लोग क्यों वोट देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आप किसी बिरादरी के हैं और उस बिरादरी के लोग ही आपको नापसंद करते हैं, आप वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह का उदाहरण देखिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो राजपूत मतदाताओं के बीच में उनकी बिल्कुल हीरो जैसी स्थिति थी। पहली बार एक राजपूत जो है वो प्रधानमंत्री बना था। फिर उन्होंने आरक्षण की घोषणा की, जो अपने अपने राजनीतिक संकट से उबरने के लिए और जो प्रतियोगिता थी उससे उबरने के लिए उन्होंने आरक्षण की घोषणा की। आरक्षण की घोषणा करते ही वो ऊंची जातियों के खलनायक बन गए और राजपूत समाज में भी वो खलनायक बन गए। जो राजपूतों ने उनको समर्थन देना बंद कर दिया तो वोटों की गोलबंदी करने के मामले में उनकी क्षमता शून्य हो गई। यहां तक कि पिछड़ी जातियों ने भी उनको अपना नेता नहीं माना। तो लेकिन उनको नाजुक समीकरण है, इसकी तरफ ध्यान, ये कोई एक पैटर्न नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कोई एक पैटर्न हो, उसी तरह सब तरह से लोग व्यवहार करते हो। लेकिन मोटे तौर पर मेरी समझ में आती है कि जिस बिरादरी से आप हैं, अगर आप उस बिरादरी में भी लोकप्रिय नहीं हैं तो अन्य बिरादरियां आपको क्यों अपना नेता मानेंगी? कम से कम आप उसमें तो लोग, आपके पास एक मजबूत, उसमें अगर आप लोकप्रिय हैं तो आपके पास एक मजबूत राजनीतिक पूंजी है। इस आधार पर खड़े होकर आप दूसरों के लिए अपने हाथ फैला सकते हैं। इससे क्या होगा, जब दूसरी बिरादरी के आदमी को, दूसरी बिरादरी का व्यक्ति आपका उम्मीदवार बनेगा तो आप अपनी बिरादरी के वोट उसे देंगे और वो अपनी बिरादरी के वोट लाएगा आपके पास। इस तरीके से एक गठजोड़ बनेगा, वो चुनाव जीत सकता है, टक्कर में आ सकता है। भाई, मायावती क्यों मजबूत नेता थी? क्योंकि वो जाटों का उनका समर्थन बिल्कुल सुनिश्चित था। तो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जितने जाटव वोट होते थे, वो मायावती उसके आधार पर खड़े होकर अपना सौदा करती थी, तो उन्हें उसका फायदा होता था। ऐसे को मुसलमान उम्मीदवार को लिया तो लोगों को लगता था भाई जाटव वोट भी मिलेंगे, मुसलमान वोट भी लाएगा। ब्राह्मण उम्मीदवार लिया तो ये ब्राह्मण वोट भी कुछ लाएगा और जाटव वोट तो उसको मिलने तय ही है। तो इसके आधार पर उनका उम्मीदवार हमेशा ही टक्कर में रहता था, मजबूत रहता था, जीते या ना जीते, लेकिन उसकी एक राजनीतिक साख रहती थी, हमेशा राजनीतिक मूल्य उसका होता था। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है। बस मैं एक बिंदु वीपी सिंह के बारे में जोड़ना चाह रहा था कि 1996 में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी तो दोनों ही बार, देवगौड़ा बने तब भी और देवगौड़ा हटे तब भी, जो संयुक्त मोर्चा की पार्टियां थी उन्होंने वीपी सिंह से कहा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। तो शायद वो
मंडल आयोग को लागू करने का उनके जो उनके बारे में सहमति बनी थी कि अच्छे नेता, उसका भी परिणाम हो सकता है। नहीं, प्रधानमंत्री बनने वाले, देखिए गठजोड़ राजनीति में तो ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन जाता है जिसकी कोई पूछ नहीं होती। जैसे इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो क्या इंद्र कुमार गुजराल की कोई हैसियत थी राजनीति में? यहाँ तो देवगौड़ा को भी जब प्रधानमंत्री बनाया गया था तो कर्नाटक के वकीलगांव को छोड़कर उनकी कोई हैसियत नहीं थी। सवाल प्रधानमंत्री बनने क्या न बनने का नहीं है, बात आपकी सही है। सवाल यह है कि क्या वोटों की गोलबंदी करने की कोई क्षमता वीपी सिंह में रह गई थी, या देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री बनने के बावजूद कर्नाटक के वकीलगांव से बाहर उन्हें कभी कोई वोट मिला, या इंद्र कुमार गुजराल कभी भी अपने नाम पर 10 वोटों की भी जुगाड़ कर सकते थे? प्रधानमंत्री बनना अलग बात है, तो गठजोड़ राजनीति में किसी छुटभइये को भी मौका मिल जाता है प्रधानमंत्री बनने का। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। प्रोफेसर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।